आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स 19 जुलाई 2022 की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ कि वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ठीक है, लास्ट में MCQs को अटैम्प्ट किया करें, कमेंट सेक्शन में उसको आंसर किया करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसको आंसर ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन उसको आंसर बहुत ही कम बच्चे करते हैं। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप किया करें। ऐसा ना किया करें कि सिर्फ देख लिया और उसको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाएं। तो आज हम बात करेंगे 19 जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स की, जिसमें कि पहले में लिख रखा है यहाँ पे RBI रिकमेंड्स बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। RBI ने पहले भी ऐसा कहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी को भारत में लागू करने के, उसको यहाँ पे प्रचलन में लाने के फेवर में नहीं है। तो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जवाब देते टाइम ऐसा कहा कि RBI ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में प्रतिबंधित रखना चाहिए, और RBI भी इसके फेवर में, पहले भी जो कमेटी बनी थी उन्होंने भी कहा था कि इसको प्रतिबंधित रखना चाहिए, इसको यहाँ पे लागू ना किया जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अपने बहुत सारे नुकसान रहेंगे। क्योंकि इसको कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी बैंक इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो नहीं पता लग पाएगा कि पैसा कहाँ से आया। तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिज्म फैलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जा सकता है। और पर्सनली भी अगर कोई भी पर्सन इसको ओपन करता है और इसका एक मोबाइल नंबर की, आधार कार्ड नंबर की तरह इसका अकाउंट नंबर होगा, अगर वो अपने अकाउंट नंबर का पासवर्ड भूल जाता है तो उसको दोबारा से फॉरगॉट पासवर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस कारण से भी वो सारा का सारा अपना अमाउंट क्रिप्टो करेंसी को बेकार में ऐसे ही उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको कहीं से भी वापस नहीं ले पाएगा। तो RBI ने इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर लोग कल को अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि सरकार हमारी हेल्प करे, तो इसमें सरकार ने, RBI ने पहले से ही क्लियर कर दिया था क्रिप्टो करेंसी में हम किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी नॉट ए करेंसी, यानी कि इसको एक मॉडर्न करेंसी की तरह नहीं माना जाएगा, जिसको सेंट्रल बैंक या भारत सरकार के द्वारा जिसको परमिशन दी गई हो। जैसे आप नोट के ऊपर देखते होंगे कि केंद्रीय बैंक की तरफ से गवर्नर के नीचे साइन होंगे, लिखे, ऊपर लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है। हालांकि बजट में था कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगेगा। तो अब ये दोबारा से न्यूज़ में आया, तो जैसे जैसे दोबारा से आगे न्यूज़ में आता रहेगा, पिछले जो पॉइंट्स होंगे वो ऐड होते रहेंगे। उसमें अलग से मैं डेली ही 1 घंटे की वीडियो बनाऊं जिसमें कि पिछले बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता रहूं। ऐसा करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है। वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहें, जैसे ही वीकली प्रोग्राम चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके चलते रहें। जैसे जैसे आप आगे रेगुलरिटी रूटीन में चलते रहोगे तो आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जितना जितना आपको डेली मिलता रहे उसको आप लेके अपने साथ उसको रिवाइज करते रहें बस। तो चलिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बेसिक सा आइडिया आपको इतना पता रहे कि वो है क्या और वो कैसे कैसे RBI का उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्रिप्टो करेंसीज अगर कोई वर्चुअल करेंसीज को ऐसे रखता है तो उसको कितने % टैक्स उस पर देना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, ये बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो उसके ऊपर 30% टैक्स उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इंडिया हैज़ अचीव्ड ओवर 200 करोड़ वैक्सीनेशंस। 200 करोड़ वैक्सीनेशंस कोविड-19 के दौरान, पिछले 18 महीनों के दौरान भारत सरकार ने लोगों को प्रोवाइड कर दी। इतने वैक्सीन दे दी गई है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा नॉर्मली कि कौन कौन सी वैक्सीन भारत में चलती है। जैसे कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा वो बनाई गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में। कोवैक्सीन बनाया गया था भारत
बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक कहाँ पे बेस्ड है, उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और एक थी स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन थी, उसको गामेलिया इंस्टीट्यूट, गामेलिया मीन्स स्पेलिंग GAMALEYA, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहे, गामेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पुतनिक 5 को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेवी स्प्रिंट चैलेंज। इसमें लिख रखा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया स्प्रिंट चैलेंज का। और इसमें है क्या, इसमें सेकंड लाइन में लिख रखा है एम ऑफ इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी, कि भारतीय नेवी में स्वदेशी तकनीक का, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का, उस टेक्निक का यूज़ हो सके, इसलिए ये चैलेंज चलाया गया। इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है नेल्सन मंडेला। एक सिंपल ही है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 को, और उसकी थीम आपको बस वही रट्टा मारो जिंदाबाद। नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बेसिक बातें आप सभी को पता हो। नेल्सन मंडेला कहाँ से थे, साउथ अफ्रीका के, और वहाँ पे ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1993 में, 1993 में, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1990 में, 1990 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, भारत रत्न 1990 और नोबेल प्राइज़ किस कैटेगरी में, पीस कैटेगरी में, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था 1993 में। नोबेल प्राइज़ टोटल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, और उसमें से ये कैटेगरी कौन सी है, पीस प्राइज़ की। टोटल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, और उसमें से 5 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, और जो पीस प्राइज़ होता है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। चलिए आगे देखते हैं। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑन इंटरनेट सर्विस। इसका मतलब है कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद के रहेंगे केरला के, कहीं दूसरे से उनको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। ये एक सिंपल सा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको इतना ही पता रहे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा क्यों है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन को लेके भारत की छवि इंटरनेशनली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि भारत में इंटरनेट को बैन कर दिया गया, किसी पर्टिकुलर जगह में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, कहीं जगह राइट्स वगैरह, दंगे वगैरह अगर होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नेट बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े। तो आपने जैसे कि देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में भी आतंकवाद को कम करने के लिए जब वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उस टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था। तो भारत में 106 बार, 106 इतनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया है। ठीक है, उसमें से 85 टाइम्स तो सिर्फ किस में था, जम्मू कश्मीर में। तो इस कारण से भारत की बहुत बार आलोचना भी होती है कि इंटरनेट शटडाउन भारत में ज़्यादा होता है, जिसके कारण आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स का, जो मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, जिसमें कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि इंटरनेट बंद होने से बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह पाते, जिससे कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है। तो ये सारी बातें। अब जब कोविड-19 आया तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजुकेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन स्विच हो गई थी। तो कोविड-19 में भी उस टाइम पे भी जम्मू एंड कश्मीर में शटडाउन था। तो उस शटडाउन होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडी को परस्यू नहीं कर पाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे किसी एरिया में तो पूरी तरह शटडाउन था, किसी एरिया में 2G सर्विसेज थी, जैसे आपके यहाँ पे 4G सर्विसेज आती। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनेट शटडाउन का। कभी आपके पास न्यूज़पेपर आए, आर्टिकल वगैरह, तो उसमें ज़रूर पढ़ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, जो भी आप फॉलो करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, देखिए, एक MOU साइन किया गया RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में, ताकि वो
आपस में सहयोग कर सकें, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकें, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकें, और टेररिज्म इंडोनेशिया के ज़रिए कोई पैसा भारत में ना आए जिसका टेररिज्म के लिए यूज़ हो, तो उससे रिलेटेड कोई वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके आपस में। और पेमेंट सिस्टम्स को लेके वो आपस में सहयोग करेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशंस के लिए नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। तो वो सारी बातें आपको पता रहें, ठीक है। अभी आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के वो जो मीटिंग थी G20 की, वो हमने देखा था कि इंडोनेशिया में भी हुई थी, तो उसी के दौरान ये वाला एग्रीमेंट एक साइन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जो क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर हमने लास्ट मंथ में देखा था, न्यूज़ में था, न्यूयॉर्क में भी राइट टू रिपेयर आंदोलन चलाया गया था। अब राइट टू रिपेयर में है क्या कि सभी कंपनियां अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जितने भी उनके उपकरण होते हैं, तो उपभोक्ताओं को ये अब राइट होगा कि वो अपने उन सभी चीज़ों को मरम्मत भी कर सकें। यानी कि कंपनियां दुकानदारों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी कि इसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दुकानदारों को आवश्यक जानकारी देना उनके लिए कंपलसरी होगा। ये एक कानून बना दिया जाएगा राइट टू रिपेयर, ठीक है। तो इसमें जितने भी कंज्यूमर्स होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इस तरह से पता रहे कि ये राइट टू रिपेयर बनेगा, तो इसके फ्रेमवर्क के लिए कमेटी बनाएगी। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी कमेटी आए तो उसमें आपको सबसे मेन होता है कि उसके हेड कौन रहेंगे। निधि खत्री ये उसके हेड रहेंगे, इतना आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर 8। ये एक सिंपल है, इसको पढ़ते रहना, ठीक है। ये लास्ट वीडियो के MCQ जो आपसे पूछे गए थे, ये उसके आंसर्स हैं, और ये आज वाली वीडियो के MCQs आप सभी इनको अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना। और वीडियो की क्वालिटी अगर अभी भी आपको लगे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा, मेरी तरफ से मैं हाई पिक्सल में डालता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो ऊपर जो 3 डॉट आते हैं वहाँ से अपनी क्वालिटी को हाई पे कर लें, 1080 पे कर लें, ठीक है। और अगर स्पीड कम लगे तो स्पीड इंक्रीज़ कर लें, ज़्यादा लगे तो स्पीड को कम कर लें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप वीडियो को देखें, रेगुलर देखें और रिवाइज़ करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वीकली बेसिस पे भी जल्द ही, जैसे ही एक शेड्यूल मेरा बन पाएगा, मैं उसी के साथ शुरू करूँगा। मे बी अगस्त के फर्स्ट वीक से, अगर उससे पहले हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रेगुलर देखते रहें। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।